हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी जूनियर सुपर टेट का हिंदी का प्रैक्टिस सेट 4, जिसका पार्ट 1 तो हमने कल कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में करेंगे इसका पार्ट 2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट है अनुरक्ति का विलोम है। तो अनुरक्ति का हमें विलोम देखना है, क्या होगा? विराग, विरक्ति, तिरोभाव या संसक्ति। तो अनुरक्ति की इसकी आवाज़ से भी पता चल रहा है कि इसका विलोम शब्द क्या होना चाहिए। सी के अकॉर्डिंग विरक्ति। और विराग का विलोम शब्द क्या होता है? अनुराग। और तिरोभाव का होता है आविर्भाव। तो इससे 3 के पता चल गए। एक तो अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति, विभाव का हो जाएगा अनुराग और तिरोभाव का हो जाएगा आविर्भाव। नेक्स्ट है तिमिर का विलोम शब्द क्या है। तो तिमिर का मीनिंग होता है क्या है? तिमिर का मीनिंग होता है अंधेरा। तो पहले हमें अंधेरा का देखना होगा कि अंधेरे का अपोजिट क्या हो सकता है। तो ये तो प्रकाश है, लिखा ही गलत है। फिर है ज्योतिर्मय, आभास और आलोक। तो अगर सिंपल अंधेरा लिखा होता तो इसका उजाला हो जाता, जबकि तिमिर लिखा गया है तो इसका क्या हो जाएगा? आलोक, क्योंकि आलोक का मीनिंग भी होता है उजाला। तो तिमिर वर्ड के अकॉर्डिंग इसका विलोम शब्द हो जाएगा आलोक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। तो आम का जो पर्यायवाची है पहले देखना होगा कि कौन कौन सा है। अति सौरभ भी होता है, सहकार भी होता है और रसाल भी होता है। लेकिन जो अम्बु है वो आम का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये किसका पर्यायवाची है? जल का। और आम का एक और भी होता है अमृत फलम। नौका का निम्न विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो नौका का हमें नौका का मीनिंग पता है, नाव होता है। तो इसका सही पर्यायवाची कौन सा होगा? तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा तरिणी। और भी हैं इसके नाव, नैया, किश्ती, बेड़ा, ये सब। और ये जो जलयान होता है ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? जहाज का। और आपका और तरंगनी ये दोनों होते हैं नदी के। नेक्स्ट है कर का अर्थ टैक्स होता है। तो हमें पता है कि एक तो कर का अर्थ टैक्स होता है और कर के मतलब 2 मीनिंग होते हैं, एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं। तो एक तो टैक्स हो गया और दूसरा क्या मीनिंग हो सकता है कर का? तो दूसरा मीनिंग हो जाएगा सूंड। और भी होते हैं, जैसे ऑप्शन में था तो सूंड हमें लगाना होगा, हाथ, किरण और ओला और सूंड। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? तो कौन सा इनमें से अलग है? वारी, तोय, वात और सलील। तो इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा? जो वात, क्योंकि वात शब्द जो है वो वायु का पर्यायवाची होता है, मीन्स हवा का पर्यायवाची होता है। जबकि वारी, तोय और सलील ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? जल के। तो ये हो गए एक समान और वात हो जाएगा अलग। अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो ये पहले भी आया था। तो अनिल, अनिल मीन्स क्या होता है? हवा। और अनल मीन्स होता है आग। तो जो इसका सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा हवा और आग। नेक्स्ट है अली और अली का सही अर्थ देने वाले शब्द युग्म हैं। तो पहले हमें अली का देखना होगा, जिस पे छोटी की मात्रा, इसका होता है भौरा। तो भौरा हमारा एक तो ए में भी नहीं है फर्स्ट पर और ना ही डी में। फिर नेक्स्ट अली, अली का मीनिंग होता है सखी। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, अली का मीनिंग भौरा और अली का मीनिंग सखी। नेक्स्ट है जिसे नहीं जीता जा सके। तो जिसे जीता नहीं जा सकता उस वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जिसे जीता नहीं जा सकता उसको बोलेंगे अजेय। और जिसका कोई कभी शत्रु पैदा ना हुआ हो, तो जिसका कोई शत्रु ना पैदा हुआ हो उसको बोलेंगे अजात शत्रु। और अज्ञेय का क्या होगा? जो जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके वो हो जाएगा अज्ञेय। नेक्स्ट है जिसे बुलाया ना गया हो, उस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द। तो जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या बोलेंगे? अनाहूत। जबकि जो अतिथि होता है उसके लिए क्या बोला जाता है? जिसके आने की कोई तिथि ज्ञात ना हो। नेक्स्ट है धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। तो धातुष्मा को हम कैसे लिख सकते हैं? धातु प्लस ऊष्मा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? यहाँ पर छोटा ऊ था, यहाँ बड़ा ऊ था। तो जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके
बड़ा ऊ बन रहा है, धातु ऊष्मा में बड़ा ऊ बन रहा है, तो क्या हो जाएगी ये दीर्घ संधि, ऑप्शन सी। इसी टाइप से सिंधूर्मी, लघूर्मी, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये दीर्घ संधि के ही होंगे। नेक्स्ट है पवन शब्द में कौन सी संधि है, तो ये पवन वाला पहले भी आया था, तो पवन जिसमें भी वन होता है कैसे लिखते हैं, पौ प्लस अन। और आ का डंडा होता, अगर पावन होता तो बड़े ओ की मात्रा लगा देते, और सिंपल है पवन तो केवल ओ की मात्रा लगाएंगे। तो क्या हो जाएगी इसकी संधि विच्छेद, तो पौ प्लस अन। तो ये कौन सी संधि होती है, अयादी संधि। जब भी ओ या ओ के आगे ए लगता है तो वो हमेशा वै में चेंज कर देता है, तो उसको बोलेंगे अयादी संधि। निम्न युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। नीलोत्पलम, नीलोत्पलम जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है, नीला उत्पलम, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसका कर्मधारय समास हो जाएगा। अगर इसका कोई अलग मीनिंग निकल रहा होता तो बहुव्रीहि होता। दस आनंद, दस है आनंद जिसके, तो वो हो जाएगा रावण, तो इसका अलग मीनिंग निकल रहा है, तो ये हो गया सही बहुव्रीहि। फिर है राम लक्ष्मणों, राम लक्ष्मणों, जब भी डैश करके लिखा हो या इस टाइप से लिखा हो तो उसको कैसे लिखा जाता है, राम और लक्ष्मण। तो ये कौन सा होता है हमेशा हमारा द्वंद्व समास, तो ये अव्ययी भाव तो होगा ही नहीं। फिर नेक्स्ट है दिवा रात्रि, तो दिवा रात्रि हमारा सही है, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। दिवा और रात्रि मीन्स दिन और रात, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें सही मेल नहीं है। नेक्स्ट है धनंजय में समास है, तो धनंजय में कौन सा समास होगा, इसमें होगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि धनंजय मतलब उस पर विजय करने वाला, धनुष पर विजय करने वाला, जिसे किसको बोला जाता है, अर्जुन को। अगर इसका कोई दूसरा मीनिंग निकलता तो होता कर्मधारय, लेकिन धनंजय अर्जुन को बोला जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी बहुव्रीहि। निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है, तो लड़का दौड़ता है, ये भी सिंपल है। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, ये भी सिंपल है। मैंने लड़के को बुलाया, ये भी सिंपल है। लेकिन इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, तो ये सरल वाक्य नहीं है, तो हमारा कौन सा अलग हो जाएगा, ऑप्शन डी। उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो ये गलत लिखा हुआ है कि उन्होंने कहाँ जाना है, तो इसको हमें देखना है कि किस टाइप की इसमें अशुद्धि है। तो ये होना चाहिए था कि उन्हें कहाँ जाना है, तो हमें उन्हें को चेंज करना है उन्हें में। अब उन्होंने होता क्या है, सर्वनाम, तो ये किस टाइप की अशुद्धि हो जाएगी, सर्वनाम संबंधी। इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है, तो उसका चयन कीजिए। उसमें बचपन है, तो यही गलत है कि उसमें बचपन है। नेक्स्ट है उसमें बचपना है, ये ठीक है। वह बचपन से नटखट है, ये भी ठीक है। और तुम बचपन से सीधे हो, ये भी ठीक है। तो अशुद्ध वाक्य जो है वो हो जाएगा उसमें बचपन है। संचारी भावों की कुल संख्या है, तो संचारी भाव जो टोटल होते हैं वो कितने होते हैं, 33। रौद्र रस का स्थायी भाव है, तो नेक्स्ट है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, तो रौद्र का मीनिंग का होता है गुस्सा या क्रोध करना, तो रौद्र का स्थायी भाव हो जाएगा क्रोध। और भय किसका स्थायी भाव होता है, भयानक रस का। और उत्साह होता है वीर रस का। और विस्मय किसका होगा, विस्मय अद्भुत रस का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है, तो एक तो वार्णिक छंद होते हैं जो वर्ण काउंट करके होंगे, और एक होते हैं मात्रिक छंद जिसमें मात्रा काउंट की जाती हैं। तो हरि गीति का ये भी मात्रिक छंद है, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 28। फिर नेक्स्ट है रोला, ये भी मात्रिक छंद है, इसमें होती हैं 24। फिर दोहा, इसमें भी 24 होती हैं, ये भी मात्रिक छंद है। लेकिन जो मद्रा कांता है, मंदा कांत्रा, ये है वार्णिक छंद, इसमें 17 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं, तो कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं, टोटल पूरे 6। कौन सा शब्द अलंकार है, एक तो होंगे शब्द अलंकार और एक होंगे अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार में कौन कौन से आते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, तो इसमें कौन सा हो जाएगा यहाँ पर यमक। और जो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये तीनों हैं अर्थालंकार।
नेक्स्ट है आती है शून्य क्षितिज से क्यों, लौट प्रतिध्वनि मेरी टकराती विलखाती सी पगली सी देती फिरी, इनमें से कौन सा अलंकार है। तो इसमें ये जो प्रतिध्वनि है इसका तुलना की गई है। तो जब भी कभी हमारे तुलना की जाती है या फिर इसकी पहचान होती है, जब भी ये सी टाइप के वर्ड आते हैं तो इसमें हमेशा होता है उपमा अलंकार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कूप मंडूक होना का क्या अर्थ है। कूप मंडूक मुहावरे का अर्थ होता है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है। अब इसमें लोकोक्ति का अर्थ नहीं पूछा गया है, अर्थ तो हमें दे दिया है अत्याचार का फल अच्छा नहीं। अब बताना है कि यह अर्थ होगा किस लोकोक्ति का। तो यह किसका होगा, तलवार का खेत हरा नहीं होता। तो इस तलवार का खेत हरा नहीं होता, इसका मीनिंग होता है अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता। अब आसपास बरसे दिल्ली पड़े तरसे, आसपास तो बरसे और दिल्ली पड़े तरसे, तो इसकी क्या होता है कि जिसको आवश्यकता है उसे ना मिले। नेक्स्ट है चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं, इसका मीनिंग होता है कि गरीब आदमी आवभगत करने में, मतलब किसी का सत्कार करने में असमर्थ होता है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसका मीनिंग होता है अनुपयुक्त स्थान पर गुण प्रदर्शन करना, मतलब जहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पर अपने गुणों को शो करना। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो जो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था वो था अबुल हसन, ऑप्शन सी। ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं, इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं वो टोटल कितने हैं, 100। निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि है। तो अष्टछाप का कवि कौन सा है, इनमें से सूरदास जी। अष्टछाप मतलब का इसका मीनिंग अष्ट से ही पता चल रहा है कि इसमें 8 भक्तिकालीन कवियों का समूह था, जिसमें कौन कौन थे। एक तो सूरदास हो गए, एक कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और गोविंद स्वामी। ये थे इसमें 8 लोग जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया है। नेक्स्ट है अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है, मतलब अंचल किस साहित्यकार को बोला जाता है। तो अंचल बोला जाता है रामेश्वर शुक्ल को। जैसे अब हरिवंश राय हैं तो इन्हें क्या बोला जाता है, इनका उपनाम क्या हो जाएगा, बच्चन। और नेक्स्ट बालकृष्ण शर्मा, इनका क्या है, नवीन। फिर बद्रीनाथ भट्ट, इनका क्या है, सुदर्शन। नेक्स्ट है उर्वशी किसकी रचना है। तो ये तो फेमस है कि उर्वशी किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की। इसके लिए इन्हें 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं इम्पोर्टेंट वो कौन सी हैं, रश्मिरथी, हुंकार, रेणुका आदि। किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना प्रारंभ हुआ। तो ये बताया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिलता है, लेखक को उनकी कृति के लिए। और ये कब स्टार्ट हुआ था, 1955 ईस्वी में। सबसे पहले किसे मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, माखनलाल चतुर्वेदी को। उनकी कृति कौन सी थी जिसके लिए मिला था, हिम तरंगिणी। नेक्स्ट है निम्न में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इनमें से किस किस को मिला है ये बताना है। तो इनमें से मिला है नामवर सिंह को 1971 में और कविता के नए प्रतिमान, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पंच परमेश्वर के लेखक कौन हैं। तो पंच परमेश्वर किसने लिखी है, पंच परमेश्वर 1916 में लिखी गई थी और इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट है ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है। ठीकरे की मंगनी उपन्यास की लेखिका हैं नासिरा शर्मा, ऑप्शन डी। प्रेमचंद्र द्वारा लिखित निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं है। तो प्रेमचंद्र जी ने कौन सी पुस्तक इनमें से नहीं लिखी है। तो कर्म भूमि भी लिखी है, गोदान भी लिखी है, रंगभूमि भी लिखी है, लेकिन चित्रलेखा जो है वो मुंशी प्रेमचंद ने नहीं लिखी है, ये लिखी है भगवती चरण वर्मा ने। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता। चंद्रगुप्त नाटक लिखा गया है जयशंकर प्रसाद द्वारा। साधारणीकरण और व्यक्तित्व वैचित्र्यवाद निबंध के लेखक हैं। तो इस निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है भारत की खोज किसकी कृति है। भारत की खोज लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसको इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है इसको लिखकर, मतलब भारत की खोज की जगह हिंदी में ही लिख देंगे इस टाइप से, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे। धर्मयुग पत्रिका का संपादन, जब ये धर्म है तो इन्हीं के नाम से याद रखना है कि इसका संपादन किसने किया था। धर्मवीर भारती ने 1950 ईस्वी में। यह एक वीकली मैगजीन मीन्स साप्ताहिक पत्रिका थी जो बम्बई से प्रकाशित होती थी। कुमार संभव के रचयिता कौन हैं। कुमार संभव के रचयिता हैं कालिदास। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नाटक और नाटककार का एक युग्म अशुद्ध है, तो वो हमें देखना है कि कौन सा मैच नहीं है। करबला, ये बिल्कुल ठीक है कि करबला किसका नाटक है, प्रेमचंद जी का। नेक्स्ट है नदी प्यासी थी, ये भी ठीक है, धर्मवीर भारती। रति का कंगन, ये भी ठीक है, सुरेंद्र वर्मा। लेकिन ये जो है अंजो दीदी, ये विष्णु प्रभाकर ने नहीं लिखा है, ये किसका है, उपेंद्र नाथ का। तो ऑप्शन डी ही हो जाएगा हमारा जो अशुद्ध है। नेक्स्ट है डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया। तो नोवेल बोला जाता था इसे और हिंदी में बोला जाता है उपन्यास। तो सबसे पहले इसका यूज़ किसने किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इन्होंने 1875 में किया था इसका यूज़। नेक्स्ट है परिंदे कहानी किसने लिखी है। परिंदे कहानी लिखी है निर्मल वर्मा ने। मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है। तो ये जो मजदूरी और प्रेम निबंध है इसके लेखक, किस लेखक की ये रचना है, तो ये लिखी है आचरण की सभ्यता। इसमें मतलब ये था कि लेखक नहीं पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि मजदूर और प्रेम शीर्षक निबंध के जो जिन्होंने ये निबंध लिखा है, इन्होंने ये किसने ये निबंध लिखा था, अध्यापक पूर्ण सिंह ने। तो उन्हीं की एक रचना बतानी है, तो उनकी एक रचना हो जाएगी आचरण की सभ्यता। नेक्स्ट है अर्धकथानक है। अर्धकथानक क्या चीज़ होती है, ये होती है अर्धकथानक आत्मकथा। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। नेक्स्ट है अब पद्यांश को पढ़ना है। श्याम गौर किमी कहो बखानी किरा अनयन नयन बिनु बानी। यह पद्यांश किस कवि का है। तो ये जो पंक्तियां हैं ये हैं तुलसीदास जी की। इन्होंने रामचरितमानस के बालखंड में ये पंक्तियां लिखी हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्न के हमें उत्तर देने हैं। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्योंकि संधि का है तो इसमें हमें ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप से देखना है क्योंकि ग्रामर का हो जाएगा। निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है। तो निस्सीम को कैसे लिखा जाता है, नी प्लस सीम। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें आगे विसर्ग लग रहा है तो विसर्ग संधि। नेक्स्ट भी गद्यांश को पढ़कर है। इसमें क्वेश्चन है वनस्पतियाँ जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को क्या मिलती है। तो ये हम इसमें से देखते हैं, ये रहा यहाँ पर। जब वनस्पतियाँ सड़ने लगती हैं तो उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में जमा हो जाती है। तो हमें पता चल गया कि क्या निकलती है, जब वनस्पतियाँ सड़ने लगती हैं तो वातावरण को क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट भी अनुच्छेद को पढ़कर है। पहले क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में है। तो बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में है ये देखना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है इसमें कि सबसे अहम बात है कि उनमें कूट कूट कर यह भरा जाता है कि छात्रों से एक पेशावर दूरी रखें। मीन्स शिक्षकों को सिखाया जाता है कि स्टूडेंट से एक नॉर्मल डिस्टेंस रखें और अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी और भावनाओं के बारे में कभी भी खुलकर बात ना करें। लेकिन यही वह बातें होती हैं जिनमें बच्चों को सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चों को जिज्ञासा होती है वो शिक्षकों के निजी जीवन, उनके व्यक्तिगत जीवन में होती है। नेक्स्ट है, इसमें भी अनुच्छेद दिया गया है। क्वेश्चन है अनुच्छेद में खाद पानी देने
और निराई करने का उदाहरण बताता है कि शिक्षक का कार्य बच्चों को क्या करना है। अब इसमें देख लेते हैं कि ये कहाँ पर है। अब ये यहाँ पर है, स्वधर्म रूप कर्म करते हुए जो स्वयं मेरे सामने व्यक्त होता है वह मेरी शिक्षा है। इसलिए शिक्षा नहीं दी जा सकती बल्कि अंदर से अंकुरित होती है, कि जो शिक्षा होती है वो अंदर से ही होती है। उस प्रक्रिया में शिक्षक केवल बाहर से मदद कर सकता है। जैसे पौधे के अंकुरित होने में, इसके प्रफुल्लित होने में सीधा हम कुछ नहीं कर सकते, उसको बाहर से खाद पानी देना, निराई करना और विकास की व्यवस्था आदि कर सकते हैं। तो ये इसका मीनिंग क्या है कि शिक्षक का कार्य क्या है, बच्चों को उचित माहौल देना। मतलब शिक्षा तो उनके अंदर से ही उत्पन्न होगी, लेकिन वो उसको उचित माहौल देंगे कि वो पढ़ाई कर सकें। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप PDF इसकी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, या फिर आप लर्न विद कनिका के नेम से सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।